आज हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करेंगे अर्ली इकोनॉमिक चैलेंजेस से स्टार्ट करके एंड तक हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की 1947 से ऑनवर्ड्स मसाइल की बात करते हैं। पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडिया से 17% रेवेन्यू और 33% फौजी असासाजात मिले, लेकिन इंडस्ट्रियल ढांचा ज़्यादातर इंडिया में ही छोड़ दिया गया। इस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होकर रह गई। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो फ़र्क पड़ा वो ये था कि पाकिस्तान के पास ज़मीन और इरिगेशनल सिस्टम्स तो थे, लेकिन मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और पार्टीशन के बाद सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ही होकर रह गया पाकिस्तान, और नेशनल प्रोडक्टिविटी एक डाइवर्स नेचर में ग्रो नहीं कर पाई। अब ये जो नया मुल्क था उसके इनिशियल जो प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में लैरी कॉलिन्स ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, किस तरह 400 मिलियन लोगों को पार्टीशन ने लड़ाई, कत्ल गारत और फसाद में घेर लिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के ऊपर जब आई तो उसने डायरेक्टली इकोनॉमिक क्राइसिस, सेटलमेंट और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ को अपनी लपेट में ले लिया। लियाकत अली खान का कत्ल 1951 में जब हुआ तो गिरते पड़ते डेमोक्रेटिक सिस्टम को म्यूज़िकल चेयर बना दिया गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कीमत आज तक पाकिस्तान चुका रहा है। लिहाजा ये समझ लेना कि इसका डायरेक्ट पाकिस्तानी इकॉनमी पर इम्पैक्ट नहीं होता गलत है। इसका डायरेक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे इम्पैक्ट हुआ। 1958 से 1971 का दौर लिबरलाइजेशन का दौर था अयूब खान के दौर में। इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर भी कहा जाता है। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की गई जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स और हाई यील्ड वैराइटीज़ को इस्तेमाल करके खेती बाड़ी को या एग्रीकल्चर को फ़ायदा पहुँचाने का एक मिशन था। फॉर एग्जाम्पल वीट, कॉटन और राइस की प्रोडक्शन में ड्रामेटिक गेन हुआ जिससे एक्सपोर्ट्स बूस्ट मिला, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी बूस्ट मिला। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस लोगों को दिए गए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी इस तरह प्रमोट किया गया। मेजर डैम्स जैसे तरबेला, मंगला डैम और इस तरह के डैम्स बनाए गए जो बिजली और पानी के जो सोर्स था उसको उसने बूस्ट किया। वी कैन एटलीस्ट से कि बेसिक्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ वर सेट इन पेस टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स and bitter war affected relations with India didn't get this progress pace, let it continue. Nationalization और economic stagnation 1971 से 1977 के दरमियान में भुट्टो का नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम चला। ये नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम सोशलिस्ट रजीम से इम्प्रेस था। भुट्टो का नेशनलाइजेशन ने मुल्क को इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंट्रोल में ले लिया। 1972 में स्टील, गारमेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स और इस तरह की जितनी इंडस्ट्रीज थी इन सारी इंडस्ट्रीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। प्राइवेट इन्वेस्टर मुल्क से भाग गया और प्राइवेट इन्वेस्टर शदीद डिस्करेज हुआ। ना सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर डिस्करेज हुआ बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपने बिज़नेस को जो स्केल अप कर रही थी मुल्क में वो भी छोड़कर भाग गई। इंटरनेशनली पाकिस्तान का सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान को ले बैठा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई। नेशनलाइजेशन से बिग जाइंट बिजनेस फैमिलीज़ जैसे कि सेगल और हबीब एट्सेट्रा ने अपनी कंपनीज़ को के लॉसेस को बर्दाश्त किया। रिजल्टेंटली ये हुआ कि मार्केट से इन्वेस्टर ने पैसा उठाया तो स्टडी ग्रोथ जो 6% के करीब थी वो 3-4% पे आकर रह गई। भुट्टो का मकसद सोशलिस्ट रजीम से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ज़रूर था, लेकिन उसमें एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स को हैरास करके नेशनलाइजेशन के नाम पर उनके एसेट्स को जब्त कर लेने से इंटरनेशनली पाकिस्तान की इमेज शदीद कोलैप्स हुआ। हैंस I can say that it was a flop experiment. ज़ियाउल हक की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एक्सटर्नल डेट 1977 से लेकर 1990 के दौर को हम डिस्कस करेंगे। इस दौर में ज़ियाउल हक ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दोबारा से की। ज़िया के दौर में डी रेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर था जो कि 180 डिग्री चेंज था फ्रॉम भुट्टोस टाइम। टेक्सटाइल्स, टेलीकम्युनिकेशंस और बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर में वापस दिया गया। जैसे इकॉनमी ने इससे कुछ फ़ायदा तो ज़रूर उठाया, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग और शरिया बिला सूद के कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। हुआ ये कि मुल्क में रेमिटेंसेज और एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेज ने फॉरेक्स रिजर्व्स को बहुत सपोर्ट किया। वीट, कॉटन, राइस की एक्सपोर्ट्स, मार्जिनलाइजेशन शदीद हद तक बढ़ी, लेकिन कर्जा भी बढ़ना शुरू हो गया। इसकी फ्लिप साइड ये थी कि 1988 तक पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट तकरीबन $30 बिलियन तक जा चुका था। IMF से कर्जा लेने का फिर एक लामुताही सिलसिला शुरू हो गया, पाकिस्तान को खोखला करता गया। आज पाकिस्तान IMF के डेट में एक उम्र कैद के मुजरिम की तरह जकड़ा पड़ा है। फिर 1990 से 1999 तक का एक लॉस्ट डेकेड ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी है, जहां पॉलिटिकल बेचैनी और लॉस्ट डेकेड की बात की जाती है। 90s के दौर में पॉलिटिकल
इंस्टेबिलिटी शदीद इंतहा पर थी, जहाँ बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने बार बार हुकूमत की लेकिन मुल्क को एक सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं दे सके। जीडीपी की ग्रोथ का रेट घटकर 3% रह गया। एक्सटर्नल डेट का बोझ 1999 तक कर्जा $30 बिलियन से बढ़कर तकरीबन $50 बिलियन तक हो गया था। मुशर्रफ का कू और इकोनॉमिक रिकवरी 1999 में मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, कुछ रिफॉर्म्स किए गए, इकॉनमी ने कुछ बेहतरी दिखानी शुरू हुई। जीडीपी ग्रोथ रेट 2004-05 तक 8.6% तक भी चला गया, लेकिन एनर्जी शॉर्टेजेस एंड इन्फ्लेशन ने इकोनॉमिक रिकवरी की सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा देर कायम नहीं रहने दिया। अपेरेंट इकोनॉमिक ग्रोथ कंज्यूमरिज्म को ज़्यादा प्रमोट कर गई, जिससे इंपोर्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदने का पाकिस्तानियों को चस्का पड़ गया। किस्तों पर चीज़ें खरीदने का, स्पेशली होम अप्लायंसेस का रुझान बढ़ता गया, जो कि पाकिस्तान में पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से नोज डाइव करके नीचे की तरफ आने शुरू हो गए। उसकी वजूहात लॉयर मूवमेंट थी, जुडिशल एक्सपेरिमेंटेशन थे और मुशर्रफ के आउस्टर के लिए पॉलिटिकल एफर्ट्स थे। और पाकिस्तान के साथ इस तरह खेला गया जैसे पाकिस्तान इज़ एन इक्विपमेंट टू टेस्ट इन लैब। 2008 से 2018 तक का एनर्जी क्राइसिस और डेट में डूबा हुआ ये जो दौर है, इसको हम बिजली के बहरान का दौर कह सकते हैं। 2008 के बाद एनर्जी क्राइसिस ने मुल्क को अपनी इस तरह लपेट में लिया कि बिजली 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर फंस के रह गई। मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मुल्क की इंडस्ट्री को तकरीबन रोक के रख दिया। ये स्लगिश डेवलपमेंट और कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए। इजाफा सिर्फ 5 चीज़ों में हुआ, एक इन्फ्लेशन में, दूसरा लोड शेडिंग में, तीसरा ट्रेड डेफिसिट में, चौथा कर्ज में और पाँचवा डॉलर की कदर में। और पाकिस्तान के ये शदीद नुकसानात का दौर था। IMF से कर्जा लेना, मुल्क के लोन्स को $90 बिलियन तक लेकर जाना, जिसमें बढ़ती हुई डिपेंडेंसी और लोन की रीपेमेंट्स का असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर सीधा पड़ता गया। देखें, जब डेट रीस्ट्रक्चरिंग और रीपेमेंट्स पे ही आपके बजट का मैक्सिमम पोर्शन लग जाएगा तो तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे कहाँ से पैसा लगेगा। 2013 की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन तो ली, लेकिन पावर आउटेजेस और लोड शेडिंग को एड्रेस करने की कोशिश में थर्मल, कोल, सोलर पावर प्लांट्स भी लगाए गए। वक्ती तौर पे लोड शेडिंग को कम किया गया और कुछ इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए सर-धड़ की कोशिशें भी लगाई गई, लेकिन ये सब कारआमद ना हो सका क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने एक दफ़ा फिर से मुल्क को जकड़ लिया। एक तो पहले ये सब इकोनॉमिक रिवाइवल की कोशिशें डेट के सहारे हो रही थीं, उसके बावजूद इलेक्टेड PM को ज़बरदस्ती घर भेज के जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए मुल्क को फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आग में धकेल दिया। तो 2008 से 18 तक की इस नोज डाइव को अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में ले जाने की कोशिश भी नाकाम हुई। तो ओवरऑल मुजरिम फिर जमहूरियत ठहरी। इन सब धरनों, जुडिशल एक्टिविज़म और मसाइल में जहाँ पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ, इंटरनेशनली मुल्क की इकॉनमी लिटरली स्टेलमेट पर आकर रह गई। फिर 2018 से 2024 का पैंडेमिक, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक नया दौर शुरू होता है। कोविड-19 के ग्लोबल इम्पैक्ट से पाकिस्तान कैसे बच सकता था? कोविड ने मुल्क की इकॉनमी और ओवरऑल GDP को सुकेड़ के रख दिया। इसके बाद ग्लोबल इन्फ्लेशन ने मुल्क को और बर्बाद किया। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फिर वही साइकिल दोहराया गया। टेक्सटाइल, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो थोड़ा बहुत शायद रिवाइवल की तरफ प्रोसीड करने लगा था, दोबारा से इलेक्टेड PM वाज सेंट होम पैकिंग। 2022 से 2023 से फिर वही धरने, एहतजाज, हंगामे और सिविल वॉर्स तक की सिचुएशन बन गई। हेडलाइंस का मुल्क बना रहा पाकिस्तान और इकॉनमी के हालात ये हो गए कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह 2023 में 38.4% तक चली गई। 5,000 रुपये की वक़्त 500 की भी ना रही। लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म होकर रह गई। बिजली, पेट्रोल, ग्रोसरी और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया कीमतों में 5 से 6 गुना इजाफा हुआ। एक मिडिल क्लास सैलरी तबका जो होंडा सिटी या 1000 सीसी गाड़ी से अपने लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर रहा था, वो मोटरसाइकिल अफोर्ड करना भी उनके लिए मसला बन गया। मुल्क के ओवरऑल सिस्टम पे क्वेश्चन उठने लगे। कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्री, फॉरेन रेमिटेंसेस, बिजनेस, कर्ज, हर तबका इसी लपेट में आ गया और पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस वाज एट इट्स पीक। हर रोज़ मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इस तरह के तज्जिए सुनने को मिल रहे थे। इकोनॉमिक सिचुएशन वाज एट इट्स वर्स्ट। आज अगर हम इस सारी रुदात को, इस सारी हिस्ट्री को कंक्लूड करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री में हर दौर ने अपने मसाइल और अपॉर्चुनिटीज़ दिए, लेकिन हर नेशनल डिसीजन का असर हमारे इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी पे पड़ता रहा। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम मुल्क के हर दौर से सीखें और आज के इकोनॉमिक मसाइल का हल ढूंढें। आपको पाकिस्तान की पेनफुल इकोनॉमिक हिस्ट्री बताने का मकसद डराना नहीं है, बल्कि ये इदराक करवाना है कि हमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब हम सब मिलकर इन मसाइल का हल भी ढूंढेंगे। मेरी अगली वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, हाउ टू रिवाइव पाकिस्तान इकॉनमी एंड फिक्स इट्स इनहेरेंट एंड कोर इशूज़। अगर आपको पाकिस्तान की
इकोनॉमिक हिस्ट्री की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। CSS एंड बियॉन्ड मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से बताइएगा कि हम इसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी क्या राय है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।